हम जो है ये देख रहे थे कि कुर्की के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि आदेशिका जारी करने के लिए जो अभियुक्त को हाजिर करने के विवश करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क की जा रही है। तो कुर्की के संबंध में हमने आपको बताया था धारा 85 से लेकर धारा 89 तक में दिया गया है ना, 85 से लेकर 89। ये अटैचमेंट के बारे में बताता है, कुर्की के बारे में बताता है कि गिरफ्तार व्यक्ति की संपत्ति को हम क्या करेंगे, कुर्क कर लेंगे। अब हमने ये आपको इसमें बताया कि कुर्की कब जारी की जाएगी, तो हमने आपको बताया धारा 85 का बीएनएस कहता है, बीएनएसएस कहता है कि धारा 85 का सब क्लास 1 कहता है कि ये कुर्की कब की जाएगी, तो कहा कि उद्घोषणा जारी करने के बाद कुर्की की जाती है। सामान्यतः जब उद्घोषणा जारी हो गई और अभियुक्त उपस्थित नहीं हो रहा है तब उसकी संपत्ति को क्या करेंगे, हम कुर्क करेंगे। लेकिन कह रहा है क्या कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें उद्घोषणा के साथ साथ कुर्की भी जारी हो सकती है, तो आप बताओगे हाँ, जब न्यायालय उद्घोषणा जारी कर रहा है, इसमें जो परंतुक दिया गया है इसका अपवाद आप बताओगे, परंतुक सामान्यतः उद्घोषणा के बाद कुर्की, हमको लिखना भी है, उद्घोषणा के बाद क्या होगी, कुर्की होगी, उद्घोषणा के बाद कुर्की होगी। सामान्यतः यही नियम है, सामान्य नियम कि उद्घोषणा जारी होने के बाद कुर्की होगी। लेकिन क्या उद्घोषणा के साथ साथ कुर्की हो सकती है? उद्घोषणा के साथ साथ क्या कुर्की हो सकती है? कुर्की हो सकती है। तो कह रहा है हाँ, कुर्की हो सकती है उद्घोषणा के साथ साथ। कब होगी भाई? तो कह रहा है कि यदि न्यायालय को शपथ पत्र के द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाए, है ना, बेरक पढ़ेंगे अभी, समझ लो कि अगर न्यायालय को शपथ पत्र के द्वारा या अन्यथा समाधान हो जाए। शपथ पत्र के द्वारा, ये शपथ पत्र कौन देगा, अभियोजन पक्ष देगा, या अन्यथा यह समाधान हो जाए, अन्यथा यह समाधान हो जाए। क्या समाधान हो जाए? कि वह व्यक्ति जिसकी उद्घोषणा जारी की गई है अपनी संपत्ति या उसका कोई भाग क्या करने वाला है, हटाने वाला है, न्यायालय की अधिकारिता से हटाने वाला है ना, अपनी संपत्ति या उसका कोई भाग, अपनी संपत्ति या उसका कोई भाग क्या हो रहा है, न्यायालय की अधिकार भाग बयान करने वाला है, बयान करने वाला यानी बेचने वाला है, दान करने वाला है, विनिमय करने वाला है, या न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से, न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है, अधिकारिता से हटाने वाला है। तो फिर क्या होगा, फिर न्यायालय कुर्की उद्घोषणा के साथ साथ कुर्की का भी आदेश एक साथ जारी कर देगा, है ना। अब ये हमने समझ लिया कि ये इंटरव्यू में अक्सर आपसे पूछा जाता है क्या कुर्की और उद्घोषणा एक साथ जारी हो सकती है, तो आप बताओगे हाँ हो सकती है, अगर ये कंडीशन न्यायालय को शपथ पत्र के द्वारा या अन्यथा समाधान हो जाता है तो वह कुर्की और उद्घोषणा साथ साथ जारी करेगी। अच्छा, अब कह रहा है कि यह कुर्की कौन सा कोर्ट करेगा, कौन कोर्ट कुर्की का आदेश देगा, तो ये आपका धारा 85 का कौन न्यायालय कुर्की का आदेश देगा, कौन न्यायालय, तो ये जो है धारा 85 का सब क्लास 2 कह रहा है, धारा 85 का सब क्लास 2 कि कुर्की का आदेश, हाँ ये कह रहा है कि कुर्की का आदेश कौन कोर्ट देगा, तो कह रहा है कि जो कोर्ट उद्घोषणा जारी किया है वही कोर्ट कुर्की का आदेश भी देगा, यानी जो कोर्ट कुर्की का आदेश जारी किया है वही उद्घोषणा जारी करेगा और कुर्की का आदेश जारी करेगा। और कह रहा है कुर्की के आदेश का प्रवर्तन कैसे होगा, कैसे इस आदेश का प्रवर्तन होगा, कुर्की हम कैसे कराएंगे, तो धारा 85 का सब क्लास 2 कह रहा है कि अगर वह संपत्ति, कौन सी संपत्ति, अभियुक्त की संपत्ति, कुर्की तो संपत्ति की होगी ना, और इसमें चल और अचल दोनों संपत्ति हो सकती है, तो अभियुक्त की जो संपत्ति है, अभियुक्त की संपत्ति, इस संपत्ति में चल अचल दोनों संपत्ति आती है ना, चल और अचल दोनों प्रॉपर्टी आएगी। तो अगर अभियुक्त की चल और अचल संपत्ति उसी न्यायालय में है, उसी न्यायालय में, उसी जिले में है, जिस जिले का न्यायालय है, यानी उसी जिले में है जिस जिले में वह न्यायालय स्थित है, तो कुर्की का प्राधिकार प्रदान करके, यानी उसी जिले में
जिसमें न्यायालय स्थित है, तो फिर क्या करेगा, कुर्की का प्राधिकार प्रदान कर देगा, तब कोई समस्या नहीं होगी। वह न्यायालय कुर्की का आदेश जारी करेगा और किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देगा। अभी हम बताएंगे किसको, रिसीवर को नियुक्त करके या उसके संपत्ति को अधिग्रहण करके कुर्की का आदेश दे देगा। लेकिन समस्या यह है कि जो न्यायालय कुर्की का आदेश दे रहा है और जो अभियुक्त की संपत्ति है वो दूसरे जिले में है, तब क्या होगा, उसी जिले में नहीं है, यानी न्यायालय किसी दूसरे जिले का है और संपत्ति अभियुक्त की किसी दूसरे जिले की है, दूसरे जिले में स्थित है, तो उस दशा में क्या होगा, तो कह रहा है कि कुर्की तब तक नहीं होगी जब तक उस जिले की डीएम के द्वारा, जिस जिले में प्रॉपर्टी स्थित है, जिस जिले में संपत्ति स्थित है, उस जिले के डीएम के द्वारा क्या हो, उस डीएम के द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा उसका पृष्ठांकन न हो जाए, उसकी अनुमति न ले ली जाए। जब तक कि उसकी अनुमति नहीं ली जाएगी तब तक उस संपत्ति की कुर्की नहीं होगी। बात हमारी समझ में आ रही है। तो ये जो है उस जिले के डीएम के द्वारा, अगर संपत्ति दूसरे जिले में है तो उस जिले के डीएम के द्वारा संपत्ति की कुर्की के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पृष्ठांकन करना पड़ेगा, यानी उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया। उसके बाद 85 का सब क्लास 3 हम लोगों ने देखा था कि यह कुर्की कैसे की जाएगी, किस रीति से की जाएगी, कुर्की की प्रक्रिया क्या होगी, रीति क्या होगी, है ना। तो रीति कह रहा है, रीति क्या होगी, तो कह रहा है कुर्की की जो रीति होगी वह कह रहा है अभियुक्त की संपत्ति को अधिग्रहण करके, दूसरा रिसीवर की नियुक्ति करके, तीसरा कि उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न, उद्घोषित व्यक्ति को या उससे भिन्न व्यक्ति को उस संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को परिधान करने से रोककर, यानी कुर्की कैसे की जाएगी, रीति क्या होगी, तो कहा कि संपत्ति को कब्जे में लेकर, संपत्ति को अधिग्रहण करके, दूसरा रिसीवर नियुक्त करके, यानी रिसीवर हम नियुक्त करके कर सकते हैं, रिसीवर नियुक्त करके, और कह रहा है तीसरा कि उद्घोषित व्यक्ति या उससे हितबद्ध व्यक्ति, यानी जो संपत्ति से हितबद्ध, उद्घोषित व्यक्ति या जो संपत्ति से हितबद्ध व्यक्ति है, हितबद्ध व्यक्ति को उस संपत्ति के परिधान पर निषेध करके, परिधान को निषेध करके, रोक कर हम क्या करेंगे, कुर्की करेंगे। यानी कहने का मतलब कि ये जो संपत्ति हम कुर्क करने जा रहे हैं वो कुर्की कैसे होगी, तो 2 तरीके से होगी, 3 तरीके से। संपत्ति अधिग्रहण कर लिया जाएगा, उसको कब्जे में ले लिया जाएगा, अगर उसको रिसीवर नियुक्त कर लिया जाएगा, और ये इसमें से कोई 1-2 प्रक्रिया फॉलो की जा सकती है, और उद्घोषित व्यक्ति या उससे हितबद्ध व्यक्ति को उसके परिधान को निषेध करके, यानी अब यह कह के कि भाई उद्घोषित व्यक्ति या उससे हितबद्ध व्यक्ति, इस संपत्ति को किसी को आप अंतरण नहीं करोगे, इस संपत्ति को एज ए यथावत रखोगे, कोई इस पर काम नहीं करोगे, कोई खेतीबाड़ी का काम नहीं करोगे, तो ऐसा आदेश करके इस संपत्ति को हम कुर्क कर सकते हैं। यानी कुर्की की रीति क्या होगी, कुर्की की रीति या तो संपत्ति का अधिग्रहण करके, रिसीवर नियुक्त करके, और उद्घोषित व्यक्ति को या उस संपत्ति से जो हितबद्ध व्यक्ति हैं उसको उस संपत्ति के परिधान करने की शक्ति को छीनकर, यानी आप इसको किसी अन्य व्यक्ति को अंतरण नहीं कर सकते, यह निषेध लगाकर, लिखित आदेश देकर उस संपत्ति को हम कुर्क कर सकते हैं। कौन सी ये संपत्ति है, चल संपत्ति। अगर ये संपत्ति चल संपत्ति है। दूसरा कह रहा है अचल संपत्ति अगर है तो क्या होगा भाई, तो अचल संपत्ति की स्थिति में 2 तरह की हमने बताया अचल संपत्ति, ये तो चल संपत्ति है। तो अचल संपत्ति है तो कह रहा है कि अगर वह अचल संपत्ति राजस्व देने वाली नहीं है, राजस्व देने वाली अचल संपत्ति नहीं है। राजस्व मतलब हमने आपको बताया था कल कि जो कृषि भूमि से संबंधित है, अगर नहीं है, राजस्व देने वाली है, तो क्या होगा, तब इस राजस्व देने वाली संपत्ति है यानी कृषि भूमि है, तो यह जो कुर्की होगी तो कलेक्टर के माध्यम से होगी, तब कलेक्टर के माध्यम से, है ना। और अगर राजस्व देने वाली भूमि नहीं है,
अगर राजस्व वाली अचल संपत्ति नहीं है, राजस्व वाली अचल संपत्ति नहीं है, तो फिर इन्हीं प्रकारों में से क्या हो रहा है, इन्हीं प्रकारों में से वो कराया जाएगा या कुर्क कराया जाएगा। अगर राज्य सरकार वह जो है राजस्व देने वाली है तो कलेक्टर के माध्यम से कराया जाएगा। राज्य सरकार को अगर राजस्व देने वाली है तो कलेक्टर के माध्यम से कुर्की होगी, और अगर वह राजस्व देने वाली नहीं है तो फिर इसी ऊपर के माध्यम से क्या होगी, उसकी कुर्की होगी। बात हमारी समझ में आ रही है? ध्यान से समझना, कलेक्टर के माध्यम से होगी। कलेक्टर के माध्यम से जो डीएम है तो उसी राज्य का, कलेक्टर के माध्यम से उस प्रॉपर्टी की हम कुर्क कराएंगे। ये हम लोगों ने कल देखा था। और आज हम पढ़ेंगे कि अगर कुर्की हो गई प्रॉपर्टी की तो इस कुर्की की प्रॉपर्टी पर आपत्ति कौन उठाएगा? ये जो कुर्की का न्यायालय ने आदेश दिया, उस आदेश पर कुर्की पर आपत्ति, कुर्की के संपत्ति यानी कुर्की के आदेश पर क्या है, दावा या आपत्ति है ना। तो आपत्ति और दावा कौन करेगा? तो कह रहा है कि ये धारा आपका 87 बताता है, धारा 87 और धारा 86 इसमें जो दिया गया है, पहले नहीं था धारा 86, धारा 86 बीएनएसएस में जोड़ा गया। कह रहा है कि उद्घोषित व्यक्ति की जो संपत्ति है, उद्घोषित पर्सन की जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो चल प्रॉपर्टी हो चाहे अचल प्रॉपर्टी हो, न्यायालय राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारियों के अनुमति से क्या करेगा, उसका चिन्हित कराएगा, उसकी पहचान कराएगा कि कहां कहां इनकी प्रॉपर्टी है, भारत में है कि भारत के बाहर है कि दूसरे जिले में है, इसकी क्या कराएगा, चिन्हित कराएगा, इसकी पहचान कराएगा। ये धारा 86 बताता है। और धारा 87 कह रहा है कि कुर्क की गई संपत्ति पर आपत्ति कौन करेगा? न्यायालय ने तो अभियुक्त की, उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति कुर्क कर ली ऊपर के रीतियों के माध्यम से, तो क्या इस रीति पर, इस संपत्ति की कुर्की पर क्या कोई आपत्ति उठा सकता है? तो फिर कह रहा है कि हाँ, धारा 87 का सब क्लास 1 कह रहा है कि इस पर क्या होगा, आपत्ति उठाई जाएगी। कौन आपत्ति उठाएगा? तो कह रहा है उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति, यानी जो उद्घोषित है वो नहीं, उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति, उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति क्या करेगा, इस पर आपत्ति उठाएगा। दूसरा, अगर जो दूसरा कह रहा है कि उस संपत्ति में जिसका हित है, ये कौन व्यक्ति, भिन्न व्यक्ति कौन है, जिसका उस संपत्ति में हित है, और जिसका उस संपत्ति में हित है, उस संपत्ति में हित है। कौन सी संपत्ति? जो संपत्ति कुर्क की जा रही है, उस संपत्ति में अगर किसी व्यक्ति का हित है, जैसे मान लो कि ए जो है, ए उद्घोषित अपराधी है, तो अब उद्घोषित अपराधी है तो इसकी जो प्रॉपर्टी है तो इसमें इसका ये तो आपत्ति नहीं उठा सकते। कौन उठाएगा? तो इस प्रॉपर्टी में जिनका हित है, इनके यानी इनके माता पिता, इसके बच्चे, इनकी पत्नी, ये कराएंगे। और भी लोग आपत्ति उठा सकते हैं ना, जो इनके कौन है, लेनदार हैं, ऋणी हैं, वो उठा सकते हैं, ऋणदाता हैं, वे लोग क्या कर सकते हैं, इस पर आपत्ति उठा सकते हैं। इनके पुत्र हैं, है ना, पत्नी है, इनके लेनदार जो है, लेनदार मतलब मान लो कि कोई प्रॉपर्टी किसी ने, ध्यान से समझना, किसी ने जो है इसको पैसा दिया था 5 लाख रुपए, और इसी प्रॉपर्टी पर दिया था कि भाई हम ये प्रॉपर्टी प्रतिभूति के तौर पर रख रहे हैं, और बी नामक व्यक्ति ने इसको 5 लाख रुपए दे दिया। अब कोर्ट ने कुर्की का आदेश दे दिया, इस प्रॉपर्टी को जब्त करो भाई। तब तो इसका पैसा फंस गया 5 लाख रुपए। अब ये क्या करेगा, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी पर प्रतिभूति के तौर पर ली गई थी, बंधक की गई थी, तो फिर ये व्यक्ति भी आपत्ति दर्ज करेगा, लेनदार भी उस प्रॉपर्टी में लेनदार दर्ज करेगा, क्योंकि लिखा ना, जिसका उस संपत्ति में हित है, इस लेनदार का भी इस प्रॉपर्टी में हित है। क्यों हित है भाई? क्योंकि उसने उनको बंधक रखा था और बंधक पर ही उसने पैसा दिया था, है ना। तो इसलिए ये क्या है, यह उस पर आपत्ति उठा सकता है, कुर्की पर आपत्ति उठा सकता है। और कह रहा है कि अगर दावेदार की मृत्यु हो जाए, यानी इनकी मृत्यु हो जाए, ये वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो इनके
विधिक प्रतिनिधि उठा सकते हैं, इनके विधिक प्रतिनिधि। अगर दावेदार की मृत्यु हो जाए तो इनके विधिक प्रतिनिधि, अगर माता पिता की मौत हो जाए तो इनके पुत्र उठा सकते हैं, पत्नी उठा सकती है, ये इनके विधिक प्रतिनिधि उस पर आपत्ति उठा सकते हैं, है ना। बात हमारी समझ में आ रही है। अच्छा, अब देखो बेरंग भी पढ़ते रहे, तब जो है इसको हमें लिखना भी है। कह रहा है देखो, फरार व्यक्ति की संपत्ति, धारा 85, धारा 84 के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय ऐसे कारणों से क्या करेगा, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति की चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति, किसी भी संपत्ति को वह कुर्की का आदेश देगा। कौन आदेश देगा? उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय। ये पीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुर्की का आदेश कौन देगा, तो उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय ही कुर्की का क्या करेगा, आदेश देगा। ठीक है, चल और अचल दोनों संपत्ति का कर सकता है। अब देखो परंतु, जो अपवाद हमने बताया था कि उद्घोषणा जारी होने के बाद ही कुर्की होगी, लेकिन इसका परंतु कह रहा है यदि उद्घोषणा जारी करते समय न्यायालय का शपथ पत्र के द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति जिसके संबंध में उद्घोषणा निकाली जा रही है या निकाली जाती है, अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग को, यानी अपने संपूर्ण संपत्ति या उसके किसी भाग को क्या कर रहा है, अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग को उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से हटा रहा है या उसको बयान कर रहा है, तो इसको अंडरलाइन कर लेना, उद्घोषणा जारी करने के साथ साथ संपत्ति की कुर्की का भी आदेश दे सकता है। यानी ध्यान से समझना कि कुर्की का आदेश उद्घोषणा के साथ साथ दिया जा सकता है। और ये कब दिया जाएगा, तो कह रहा है कि अगर वो अपनी संपत्ति का बयान कर रहा है या न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से हटा रहा है, तो फिर कुर्की के साथ साथ हम उसको, उद्घोषणा के साथ साथ हम उसको कुर्की का आदेश दे सकते हैं। अच्छा, अब ये सब क्लास 2 कह रहा है कि ऐसा आदेश, अब अगर ये बता रहा है कि कुर्की जो की जा रही है प्राधिकार प्रदान करके, इसका प्रवर्तन कैसे होगा, तो सब क्लास 2 कह रहा है कि अगर वही संपत्ति क्या है, जो संपत्ति कुर्क की जा रही है, अगर उसी जिले में है जिस जिले में वह प्रॉपर्टी स्थित है, अभियुक्त की संपत्ति उसी जिले में है, तब क्या कह रहा है, यदि आदेश उस जिले में जिसमें वह दिया गया है उस व्यक्ति के किसी भी संपत्ति को कुर्की का प्राधिकार प्रदान करके, अगर उसी जिले में है तो कोई समस्या नहीं है, हम उसको कुर्की का प्राधिकार प्रदान कर देंगे, न्यायालय कर देगा। उस जिले के बाहर अगर है वह व्यक्ति जिससे संपत्ति कुर्क है, तब प्राधिकृत करेगा जब जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किसी जिले के ऐसे संपत्ति स्थित है पृष्ठांकित कर दिया जाता है। लेकिन अगर जिस जिले में वह प्रॉपर्टी है, अगर उसकी प्रॉपर्टी दूसरे जिले में है, आदेश दूसरे जिले का न्यायालय दिया है और प्रॉपर्टी दूसरे जिले में है, तो फिर उस जिले के डीएम के द्वारा जब पृष्ठांकित कर दिया जाता है, तभी उस कुर्की का, तभी क्या होगा, उस संपत्ति की कुर्की होगी। बात हमारी समझ में आ रही है अमरीश? बात समझ में आ रही है? अगर उसी जिले में है तब तो ठीक है, कुर्की का हम प्राधिकार प्रदान कर देंगे, लेकिन अगर वह प्रॉपर्टी दूसरे जिले में है तो फिर क्या होगा, तो दूसरे जिले में है तो उस जिले के डीएम से अनुमति लेनी पड़ेगी और अनुमति लेकर हम उस संपत्ति की कुर्की करेंगे, है ना। तो ये जो है अब कह रहा है कुर्की, ये सब क्लास 3 बता रहा है कुर्की की रीति क्या होगी, किस रीति से हम कुर्की करेंगे। तो कह रहा है कि यदि संपत्ति जिसको कुर्क किया जाता है ऋण या चल संपत्ति है, तब अधिग्रहण के द्वारा, यानी जो रीत की संपत्ति के अधिग्रहण के द्वारा, कब्जे के द्वारा, रिसीवर नियुक्त के द्वारा और उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी को भी उस संपत्ति का परिधान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा। इसका क्या मतलब है कि कुर्की हम कैसे करेंगे, तो कह रहा कि उद्घोषित व्यक्ति को या उसमें हितबद्ध किसी व्यक्ति को उस संपत्ति के परिधान करने की जो शक्ति है उसको रोककर, कि आप इस प्रॉपर्टी को कहीं अंतरण नहीं करोगे, किसी को नहीं दोगे, इस पर आप कोई काम नहीं करोगे, तो फिर यह आदेश देकर भी उस प्रॉपर्टी को कुर्क किया जा सकता है। बात हमारी समझ में आ रही है? तो ये कुर्की का रीति है। अब दूसरा कह रहा है इसका कि अगर वह अचल प्रॉपर्टी है जिसकी कुर्क की जा रही है, अगर अचल प्रॉपर्टी है तो कह रहा है कि अगर अचल प्रॉपर्टी है और राज्य सरकार को राजस्व देने वाली यह प्रॉपर्टी है, कृषि भूमि जो राजस्व देने वाली है, मैंने कल बताया था
कि राजस्व मतलब मालगुजारी, जो प्रॉपर्टी वह मालगुजारी। मालगुजारी और लगान में क्या अंतर है बताओ अमरीश, मालगुजारी और लगान में क्या डिफरेंस है? मालगुजारी रेवेन्यू और रेंट में क्या डिफरेंस है? मालगुजारी और लगान में क्या डिफरेंस है? मालगुजारी और लगान में क्या डिफरेंस है बताओ, मालगुजारी और लगान में क्या डिफरेंस है? दोनों एक ही है कि अलग अलग है? दोनों एक ही है कि अलग अलग है? मालगुजारी और लगान दोनों एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग है। क्या अलग है? अब ध्यान से समझना, मालगुजारी जो भूमिधर है, ध्यान से समझना, भूमिधर है यानी भूमि का मालिक है, भूमिधर, ये जो भूमिधर है या जो जो राजस्व लगान स्वामी नहीं देता, हाँ वेरी गुड, जो भूमिधर है या भूमिधर जो पैसा, जो वस्तु या जो पैसा सरकार को देता है यानी राज्य सरकार को देता है, वह लगान का मालगुजारी कहलाती है। अगर भूमिधर जो कर कर कृषि कर, ये कृषि कर है जिसको हम राजस्व कह रहे हैं, तो ये जो कृषि कर है अगर वह भूमिधर सरकार को दे रहा है तो वह मालगुजारी होती है। और जो कर कृषक आसामी आसामी किसको देता है? भूमिधर को देता है, भूमिधर को देता है, वह क्या होता है? वह कर लगान कहलाती है ना? लगान, वो लगान कहलाएगी, वह लगान कहलाएगी। तो ये जो है कह रहा है कि अगर वह भूमि राजस्व देने वाली है, यानी जो ऐसी कृषि भूमि है जिसको भूमिधर क्या करता है? सरकार को राजस्व देता है, और यही भूमिधर मान लो क्या हो गया? उद्घोषित व्यक्ति हो गया, उद्घोषित व्यक्ति। तब जिसकी संपत्ति हम कुर्क कर रहे हैं, तो कह रहा है कि उस दशा में कुर्की हम तब तक नहीं करेंगे, कलेक्टर के माध्यम से इस संपत्ति की कुर्की कराएंगे, कलेक्टर के माध्यम से। अब ये इसकी संपत्ति की कुर्की कलेक्टर के द्वारा कराई जाएगी, है ना? और अगर ऐसी कोई भूमि नहीं है, कृषि भूमि नहीं है, अन्य भूमि है, लगान है, अन्य जो है मकान है मान लो, तो उस दशा में हम जो है कह रहा है कि किसी भी रीति से, जैसे सब प्रकारों में से अभी ऊपर वाले रीति से, उन रीतियों से उसका कराएंगे, जैसे कब्जा करके, रिसीवर की नियुक्ति करके, और इस प्रॉपर्टी को उद्घोषित व्यक्ति या उस किसी अन्य व्यक्ति को परिधान करने से रोक कर हम इसकी क्या कराएंगे? कुर्की कराएंगे, है ना? तो ये जो है ये कह रहा है। और धारा 5 इसका सब क्लास कि यदि संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है जीवधन या विनिश्वर प्रकृति की है, तो न्यायालय समचीन समझता है तो उसे तुरंत विक्रय का आदेश दे सकता है, और ऐसा आदेश विक्रय के आगमों को न्यायालय में जमा होगा। यानी अगर यह प्रॉपर्टी जो हम अभी चल वाली प्रॉपर्टी कह रहे हैं, चल प्रॉपर्टी ऐसी है जो विनिश्वर प्रकृति की है, यानी वह नष्ट होने वाली प्रकृति की है, उसको हम लंबे समय तक नहीं रख सकते। कोई ऐसी चल प्रॉपर्टी है किसकी? उद्घोषित व्यक्ति की। मान लो टमाटर है, आलू है, ये सब चली प्रॉपर्टी है ना? मान लो अंडे का व्यापारी कर रहा है, वह है इस तरह की, हम इसको नहीं रख सकते। कच्चा माल के टाइप का कोई है तो हम कह रहा है तो इसको जब्त करने के मतलब हम इसको भाई कुर्की में जब्त होती है, जब्ती होती है, तो इनको जब्ती करेंगे तब तो नुकसान हो जाएगा। तो कह रहा है कि न्यायालय इसको क्या करेगा? विक्रय करा देगा, इसका विक्रय करा के, और विक्रय के जो पैसे हैं वह न्यायालय में जमा हो जाएगी, जो विक्रय का आगम है वह न्यायालय में जमा कर देगा। तो ये जो है धारा 5 कह रहा है कि इस तरीके से उसकी प्रॉपर्टी हम कुर्क करेंगे, है ना? और कह रहा है इस धारा के अधीन रिसीवर की शक्तियां, कर्तव्य और दायित्व वे होंगे जो सिविल प्रक्रिया संहिता में हमने देखा था, है ना? रिसीवर के बारे में कहां पढ़ा था? रिसीवर के बारे में हम लोगों ने कहां पढ़ा था? ऑर्डर 40 में, सीपीसी के ऑर्डर 40 में रिसीवर के बारे में पढ़ा था। रिसीवर का कौन नियुक्त होगा, रिसीवर की शक्ति क्या होगी, वो सारा पावर किसका होगा? इस के तहत नियुक्त रिसीवर का होगा। तो ये जो है ऑर्डर 40 में हमने रिसीवर पढ़ा था।
तो ये कह रहा है धारा 85। और धारा यानी धारा 85 क्या क्या बात किया, तो धारा 85 बता रहा है कि कुर्की का आदेश कौन देगा, कुर्की किन संपत्तियों की होगी, किस रीति से होगी, ये सारी चीजें बता रहा है।